नमस्कार प्यारे बच्चों आप सबका मैं आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे हिंदी विषय की पहली कविता बड़े चलो का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको कक्षा 4 पास करके कक्षा 5 में आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, ये जो कविता है बढ़े चलो, इसमें कवि ने हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। कविता का मूल भाव ही यही है कि जीवन में अगर कोई भी परेशानी आए, मुश्किल आए, तो हमें भयभीत नहीं होना है, बल्कि उसका डटकर सामना करना है। तभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। बच्चों, एक कविता जब लिखी गई तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। देश में हजारों देशभक्त आज़ादी के लिए अपना बलिदान दे रहे थे। इस वक्त उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए कवि ने देशभक्तों को प्रेरित किया है। उनको हिम्मत दी है कि आप कठिनाइयों से डरे बिना, मुसीबतों का डटकर सामना करके इस जो कड़िया है परतंत्र रूप, इसे खोल के हमारे देश को आज़ाद कराए। तो आओ बच्चों, देखते हैं कविता बढ़े चलो। सबसे पहले हम कविता का गान करेंगे। बच्चों, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी जितनी हो सके इतनी अच्छी आवाज़ में गाने का प्रयत्न करूँगा। बच्चों, आप लोग भी ज़रूर प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है? तो देखते हैं कविता बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अंधनीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। घटा गिरी अटूट हो, अगर पे काल कूट हो, वहीं सुधा का कूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना भाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो। बच्चों, ये कविता हमें कंठस्थ करनी है और अपने जीवन में जब भी मुश्किल आए ना, तो एक बार इसे गुनगुनाना। आपके अंदर एक अजब सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, कुछ कर दिखाने की तमन्ना पैदा होगी। आप मुश्किल से हारोगे नहीं। अगर हारे हुए होगे ना, फिर भी आप इस कविता के माध्यम से अपने अंदर उत्साह भर दोगे, जगत में सफलता पा सकोगे। तो हम इस कविता को समझते हैं, शुरुआत करते हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो। अगर आपके पास एक भी शस्त्र ना हो, शस्त्र यानी कि फेंक के जाने वाला, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला शस्त्र यानी हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार। न हाथ एक अस्त्र हो, और अस्त्र यानी फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे कि तीर हो, बराबर ना? तो आपके पास कोई शस्त्र ना हो, आपके पास नहीं कोई अस्त्र है। आगे क्या कहते हैं? न अन्न निर्वस्त्र हो। अरे आपके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है। नीर यानी कि पानी नहीं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, फिर भी आपको घबराना नहीं है।
जीवन में हमें सफलता ऐसे ही नहीं मिलेगी। लक्ष्य पाने के लिए हमें कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, और इस मार्ग में ऐसी कठिनाइयाँ तो बहुत सी आएगी। हमें इस कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना है। अपने मार्ग पर डटे रहकर मुश्किलों का सामना करते हुए हम लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ेंगे। यही भाव है इस कविता का, और यही बात हमें कवि समझाना चाहते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। अभी आप बच्चों पढ़ाई कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन। पिछली साल भी आपने मुश्किल आई आपके सामने, किसकी? एक कोरोना वायरस की। आप ऑफलाइन पढ़ते थे, टीचर आपको पढ़ाते थे, आपको अभी घर पे रह के परोक्ष शिक्षण लेना पड़ रहा है, आपने वो भी लिया। आपने मुश्किल का सामना किया और चौथी कक्षा 5 करके 5वीं में आए, 5वीं भी पास करेंगे, 6ठी में आएंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। आप नहीं डटोगे, आप हटोगे नहीं, मुझे विश्वास है आप पे। आगे कभी कहते हैं, रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पर कभी स्वतंत्र सेनानियों से कहते हैं कि यदि तुम्हारे रास्ते में हिम शिखर यानी कि बर्फ की चोटी जैसी कई मुश्किलें आएगी, फिर भी आप उनसे घबराओगे नहीं। आप खड़े हो जाओगे इसके सामने, और इससे तुम्हारा जो प्रण है वह और भी निखर जाएगा। देश को आज़ाद कराने वाले आपने जो प्रण लिया है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी मुश्किलों से वह और भी मजबूत होना चाहिए। भले ही जाए तन बिखर, और इसे इस तरह निखारना है, और इसके निखरने पर आपको चाहे आपका शरीर टूट भी क्यों ना जाए, आप रुकोगे नहीं, झुकोगे नहीं, बढ़े जाओगे, बढ़ते चलोगे। घटा गिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जीवन में कई मुश्किलें आएगी। घटा यानी कि उमटे हुए बादल। जीवन में ऐसी मुश्किलें आएगी, अब कुछ रास्ता नहीं दिखेगा। प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए रास्ते में मुसीबतों के घनघोर बादल घिरे होंगे, फिर भी आप हटोगे नहीं। अगर अधर पे कालकूट हो, अगर आपके होठों पे जहर भी आपको क्यों ना पड़े, अधर यानी होठ, कालकूट यानी जहर। आपके होठ के सामने कालकूट हो, मतलब कि आपको जहर भी पीना पड़े तो वो भी आप पी लोगे। क्या समझकर? सुधा यानी कि अमृत समझकर वो भी पी लोगे। कभी कभी आपको अपने इस मार्ग पे बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, जो आपको पसंद ना हो वैसा कुछ करना पड़ेगा, तो इसे भी आप अपनी पसंद का समझकर, मतलब कि जहर को भी अमृत समझकर आप पी लोगे और जीते चले जाओगे। जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। और रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएगी, इसका सामना करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। गगन उगलता आग हो, चिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना भाग हो, अड़ो नहीं वड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो यानी कि रास्ते में जो वातावरण है वो भी आपके अनुकूल ना हो सकता है कभी गर्मी हो, ठंड हो, बर्फ हो, बहुत कुछ सहन करने को आएगा। तो गगन उगलता आग मतलब कि आकाश में से आग बरस रही हो, बहुत गर्मी बढ़ रही हो। छींड़ा मरण का राग हो, मरण का राग छींड़ा हुआ है, आसपास सब लोग मर रहे हैं। आगे कहा है लहू का अपना फाग हो, होली है लेकिन किसकी? फाग यानी कि होली, लेकिन किसकी? लहू की। लहू की होली खेली जा रही हो, मतलब कि आसपास सब लोग
एक दूसरे को मारने पे तुले हैं, मार रहे हैं, लहू निकल रहा है सब तरफ। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं होगे, अड़े रहोगे और वहीं डटे रहकर अपनी इस कार्य को पूरा करते हुए आप आगे बढ़ोगे। आगे कवि कहते हैं, चलो नई मिसाल हो, जलो नई मसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। मिसाल और मसाल। मिसाल क्या होता है? तो हमें दुनिया के सामने एक मिसाल बनना है। जैसे कि आप महात्मा गांधी जी ले लो कि उन्होंने अहिंसा के आंदोलन द्वारा हमें आज़ादी दिलाई, तो हमें भी इस तरह ज़िंदगी में एक मिसाल बनना है। तो लोग कहे कि देखो ये बंदा जा रहा है जिसकी वजह से हमें कुछ प्राप्त हुआ है, तो हमें भी ऐसी दुनिया के लिए मिसाल बनना है। और आगे कहते हैं कि जलो नई मसाल हो, और मसाल का काम क्या है? रास्ता दिखाना। अंधकार हो तो मसाल प्रकाश देता है। इसी तरह हमें भी मसाल बनकर लोगों को उजाला दिखाना है, आसपास में उजाला फैलाना है, और इसी तरह बढ़ते रहते हम कुछ कमाल कर दिखाएंगे। कभी भी झुकेंगे नहीं, कभी भी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो। जब तक आपके शरीर के अंदर रक्त का एक कतरा भी बचा हो, तब तक आप अपने इस प्रण पर अड़ग रहेंगे और अपने इस स्वतंत्रता का मोल चुकाएंगे। कड़ी युगों की खोल दो, यही पंक्ति हमें इस कविता में ये साबित करती है कि ये कविता आज़ादी की पहले लिखी गई थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। सब लोग आज़ादी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। तो कवि कहते हैं कि जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर लहू का एक बूंद रहे, तब तक लड़ते रहो और स्वतंत्रता का मोल चुकाओ। और ऐसा करके ये जो बेड़िया है, इसे खोल के हमारे देश को आज़ाद करो। डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो। देश के लिए बलिदान देकर भी हमें स्वतंत्रता की रक्षा तो करनी ही है, और इसी तरह गुलामों की बंधनों से बंधे हुए हमारे देश को हम आज़ाद कराएंगे। बिना डरे, चाहे इसके लिए मरना पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम अपने दृढ़ संकल्प से कभी विचलित नहीं होंगे। तो ऐसा सुंदर भाव इस काव्य में हमें कवि ने दिया है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो जिंदगी में कई बार ऐसी विकट परिस्थितियाँ आएगी अपने इस कर्तव्य मार्ग पर, तो हमें इस सभी परेशानियों का, सभी परिस्थितियों का निडरता से डटकर सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें कर्म करते रहना चाहिए। मार्ग में विविध प्रकार की बाधाएं आती हैं, तो डटकर सामना करेंगे, लक्ष्य पाने में सफल होंगे। यदि मनुष्य साहस और धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा, तो इसे सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। यही इस कविता का मूल भाव है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कविता का भाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, कविता को हमने शब्दार्थ सह समझ लिया है। अब हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा भी कर देते हैं। तो अभ्यास में प्रश्न 1 है, कवि कहाँ बढ़ने की बात कर रहा है? तो कवि जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। दूसरा है, तन बिखरने पर भी क्या नहीं करना है? तो तन बिखरने पर भी हमें रुकना और झुकना नहीं है।
किन स्थितियों में भी अड़े रहना चाहिए? तो आकाश मार्ग से प्रहार किए जा रहे हो, चारों ओर लोग मर रहे हो, हर तरफ खून की होली खेली जा रही हो, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमें अड़े रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कविता का वाचन ऊंचे स्वर में करो। तो बच्चों, आप सभी को कविता को राग के साथ ऊंचे और जोशीले स्वर में वाचन करना है, गाना है और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना है। आगे अधिकतम शब्दों में इसमें पहला सब प्रश्न है, कवि बार बार बढ़े चलो क्यों कह रहे हैं? तो कवि बच्चों को निर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए बार बार बढ़े चलो कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, आगे बढ़ने पर क्या होगा? तो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने पर जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है, हमें किसकी तरह चलना और जलना है? तो हमें मिसाल की तरह चलकर दूसरों को अपनी तरह बनने के लिए प्रेरित करना है और मसाल की तरह जलकर सारे विश्व को उजाले से भरना है। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता का मोल किस तरह दिया जा सकता है? तो देश के लिए अच्छे और महान कार्यों के द्वारा और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान देकर स्वतंत्रता का मोल दिया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी या बाद में? यह किस अंश से पता चलता है? तो कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी, न कि बाद में। इसका पता कविता के अंतिम पद से चलता है। वे पंक्तियां हैं, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो। इन पंक्तियों में देश को स्वतंत्र कराने का आह्वान किया गया है। इसके बाद के प्रश्न में हमें कविता के तुकांत शब्द छांट कर लिखने हैं। तो तुकांत शब्द यानी जिसका अंत समान हो, एक समान उच्चार वाला हो, जैसे कि अटूट तो कालकूट, गुंट। इसी तरह मसाल, कमाल, आग, राग, फाग, शिखर, निखर, बिखर, शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र और तोल, मोल, खोल। ये सभी शब्द ऐसे हैं जिसके अंत का उच्चार एक समान हो रहा है, इसीलिए ये तुकांत शब्द कहे जाएंगे। इसके बाद का प्रश्न है, जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाना चाहिए? ये मूल्याधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। तो जीवन में धैर्य, साहस, बल और बुद्धि के बल पर निर्भय होकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कठिन परिस्थितियां होने पर उनसे डरकर दूर नहीं भागना चाहिए। धैर्य और साहस के साथ परेशानियों से जूझना चाहिए। बुद्धि और सूझबूझ से परेशानियों का हल ढूंढना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देश के प्रत्येक नागरिक, नेता, अभिनेता और बुद्धिजीवी को अपनी अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। विद्यालयों, कार्यालयों, मिलों, कारखानों में मालिक और मजदूर स्वयं को युद्ध भूमि में खड़ा महसूस करें और सच्चाई, लगन, ईमानदारी, त्याग और बलिदान की भावना से हमें काम करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, चलना तेरी जिंदगी है, चलना तेरी शान, अपने विचारों में लिखो। तो बच्चों, चलना तेरी जिंदगी है, चलना तेरी शान, इन पंक्ति में चलने का अर्थ है परिवर्तन अथवा गति। चलने फिरने का नाम ही जिंदगी है। रुकने पर जिंदगी भी रुक जाती है। चलने में ही शान है। जीवन में लगातार गति बनी रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहना चाहिए, यही जिंदगी है। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहेगी। चलते रहने पर ही प्रगति और विकास निर्भर है। अस्थिरता या रुकावट आने पर जीवन के
विकास में भी बाधा आती है। इसीलिए चलते रहने में ही हम शान का अनुभव करते हैं। इसके बाद भाषा सरिता में इस कविता में अनेक क्रियाएं आई हैं। क्रिया यानी ऐसा शब्द कि जिससे किसी काम को करना या होना ज्ञात हो, जैसे कि बढ़ना, चढ़ना, खाना, पीना। ऐसे और कई शब्द इस कविता में आए हैं। तो कविता में आई क्रियाओं में ना जोड़कर नए शब्द में आए बदलाव को जानो। तो हटो तो हटना, रुको तो रुकना, अड़ो तो अड़ना, डटो तो डटना, झुको तो झुकना, गड़ो तो गड़ना, उठे तो उठना, मरे तो मरना, चले तो चलना। इसके बाद है विलोम लिखो। तो सुधा यानी क्या होगा? गरल। दंड तो पुरस्कार, मरण से जन्म, स्वतंत्रता तो परतंत्रता, बढ़ना तो घटना, गगन तो धरा, नया तो पुराना, जलना तो बुझना। इसके बाद प्रश्न 3 में इन शब्द से ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे उनके अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। पहला है तन। तो स्वस्थ तन अधिक फुर्तीला होता है। इसके बाद मन। तो हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। ख में है प्रण और प्राण। तो प्रण पर से मैंने प्रण किया है कि इस बार कक्षा में प्रथम आऊँगा। और प्राण तो अपने प्राण देकर भी देश की रक्षा करूँगा। इसके बाद राग। तो सितार वादक ने मल्हार राग पर आधारित धुन बजाई। रोग। तो बुखार एक साधारण रोग है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि शब्द रचना में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए हमें हर शब्द पूरी तरह ध्यान रख के लिखने हैं ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो बच्चों, यहाँ हमने कविता का अध्ययन किया। इसके अभ्यास व स्वाध्याय का भी हमने यहाँ पर देखा है। तो आपको यह स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। कविता भी लिखनी है, कविता के शब्दार्थ भी लिखने हैं। कविता को हम मुखपाठ भी करेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।